है आधुनिक काल पे दूसरी क्लास यानी कि छायावादी युग से शुरुआत होगी। लगभग छायावादी युग, कल भी हम लोग जो बातचीत किए थे छायावाद पे थोड़ा बहुत बातचीत हुई थी। यानी आधुनिक काल के जो शुरुआत के दो कालखंड हैं जिनको एक भारतीय युग और एक द्विवेदी युग कहा गया, उन पर प्रश्न ज्यादा थे कल और छायावाद पे थोड़ा सा कम थे, या नई कविता पर, प्रयोगवादी कविता पर थोड़े से कम क्वेश्चन थे। आज भारतीय युग, द्विवेदी युग पर थोड़े से कम क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है बहुत कम हो, और जो छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, इन पर थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन होंगे। जो अगली क्लास होगी उसमें समकालीन कविता, प्रयोगवादी, या आगे चल के समकालीन हो गया, नई कविता हो गया, उन पर क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो अभी आज का जो मेन फोकस है, वैसे आधुनिक काल पूरा लिया गया, लेकिन फिर भी हो सकता है छायावाद और प्रगतिवाद पर ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। शुरुआत होती है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडेय ने। किसने किया? मुकुटधर पांडेय ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। छायावाद नाम से एक इन्होंने निबंध लिखा था या लेख लिखा था जो 4 किस्तों में आया था, ठीक है, तो उसी में इन्होंने प्रयोग किया। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा गया? भाई छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाए तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन यहां पर जयशंकर प्रसाद को माना गया सर्वमान्य मत, क्योंकि यहां पर किसी विशेष पर्टिकुलर आलोचक का या इतिहासकार का नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए सामान्य रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। नहीं तो कोई मैथिली गुप्त को मानता है, कोई मुकुटधर पांडे को मानता है, कोई पंत जी को मानता है, तो कोई जो है रामेश त्रिपाठी को भी मान लेता है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बीच बीच में आते रहेंगे। छायावाद की पहली रचना किसे कहा गया? तो छायावाद की पहली रचना झरना से शुरुआत होती है, यानी झरना जो काव्य संग्रह है किसका? जयशंकर प्रसाद का 1918 में आया था, तो इसी झरना काव्य संग्रह से ही छायावाद की शुरुआत मान ली जाती है। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी हो जाती है? झरना हो जाती है। आधुनिक काल की किसकी? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती थी? देखो, एक रहस्यवाद था हमारा भारत, कहां पर? इससे पहले भक्ति काल में रहस्यवाद वहां पर भी था, चाहे वो कबीर हो चाहे वो जायसी हो, वहां पर भी रहस्यवाद था। लेकिन आधुनिक काल में छायावादी युग, यहां पर देखो छूट गया, छायावादी युग, तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इसीलिए अगर जो कहा जाए कि आधुनिक काल का सबसे कठिन खंड कौन सा है, तो छायावाद माना जाता है, क्योंकि यहां पर रहस्य मतलब जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो छायावाद रहस्यवादी भावना यहां पर पाई जाती है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावादी युग की। कामायनी की एक यह कथा केवल फैंटेसी है। भाई फैंटेसी शब्द का कहीं पर भी शब्द देख जाओ कि फैंटेसी आ गया, और फैंटेसी के लिए कौन जाने जाते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी जाने जाते हैं। फैंटेसी शब्द का प्रयोग, फैंटेसी का प्रयोग कहने वाले कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो कहीं पर भी फैंटेसी दिखाई पड़े आप मुक्तिबोध को लगा सकते हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में 2 कविताओं का सार तत्व माना है। ये 2 कविताएं कौन कौन सी हैं? एक तुलसीदास और एक सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री के असामयिक निधन पर लिखी थी, शोक गीत है ये। दूसरा तुलसीदास, ये तुलसीदास जी को केंद्र में रख करके लिखा गया खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है, तो यह कहां पर संकलित है? तो अनामिका में। राम की शक्ति पूजा बहुत फेमस कविता है और ये अनामिका में संग्रहित है। अच्छा, राम की शक्ति पूजा पर किस कविता का प्रभाव है, किस काव्य का प्रभाव है, पुराने किस ग्रंथ का प्रभाव है, ये कोई बताएगा? राम की शक्ति पूजा पर, हाँ, कृत्तिवास रामायण। कौन सी? कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है, बिल्कुल। आगे बात आती है भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत फेमस ग्रंथ है, निबंध है, और ये किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। तो भीष्म और युधिष्ठिर, यानी कुरुक्षेत्र जो रचना लिखी गई, ये भीष्म और युधिष्ठिर को केंद्र में रख करके लिखा गया है। आत्मा का संग्राम, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कहां पर है? भाई संग्राम की बात हो रही, तो संग्राम तो एक ही है, महासंग्राम कुरुक्षेत्र को कहा गया, तो यह कुरुक्षेत्र के संदर्भ में है।
और कुरुक्षेत्र के संदर्भ में रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यानी कुरुक्षेत्र रचना जो है न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह कहां पर कहा गया? तो कुरुक्षेत्र में कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। आधुनिक युग की गीता तो कुरुक्षेत्र को कहा गया। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। भाई पंक्तियां भी बहुत पूछी जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। पंक्तियां एलटी ग्रेड के पेपर में पंक्तियां भी पूछी जाती हैं और पंक्तियों से संबंधित भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, या सीधे पंक्ति का नाम या लेखक का नाम पूछ लेते हैं। यहां पर पंक्ति है, दो राह घर समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई है। अच्छा, कौन सी कविता से ली गई भैया, कोई बताएगा? रामधारी सिंह दिनकर की किस कविता से लिया गया है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कहां से लिया गया भैया? कुरुक्षेत्र से या और कहीं से है? कुरुक्षेत्र ही है। चलो अगला, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, खूब हम लोग बचपन में गाते थे झंडा ले लेकर के। किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी। कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हृदय की अनुकृत वाह उदार, हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्ति। तो सब लोग जान गए होंगे, बिल्कुल आसान सा है। तो कहां से? तो कामायनी से लिया गया। और ये किसके प्रति कही गई पंक्ति है? तो श्रद्धा के प्रति। किसके प्रति? श्रद्धा के प्रति। भाई श्रद्धा की जो सौंदर्य चित्रण किया गया वहां पर, उसकी बात की गई है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। किसका? प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो आधुनिक काल में जो तीसरा कालखंड है उसका नाम क्या दिया गया? छायावाद। भाई इससे पहले कौन कौन पढ़ क्या है? भारतीय युग, द्विवेदी युग, फिर तीसरा क्या है? छायावादी युग है। कभी कभी ऐसे भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? भाई जयशंकर प्रसाद की ही बात ना करो, छायावाद की कोई भी रचना हो ज्यादातर जगह पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि खड़ी बोली का स्वर्ण युग, खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है छायावादी युग को। हाँ भाई शुरुआत जरूर हो गई थी द्विवेदी युग में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को खड़ी बनाने में खूब अथक प्रयास किया, खूब मेहनत की और उसका फायदा भी हुआ। लेकिन द्विवेदी युग में खड़ी बोली तो आई काव्य के क्षेत्र में, लेकिन खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसको कहा गया? तो छायावादी युग को कहा गया। दूसरा, इससे पहले ब्रज भाषा का स्वर्ण युग किसको कहा गया था? तो रीतिकाल को कहा गया था। दूसरा है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो श्रद्धा, इड़ा, मनु, मानव, किरात, ये सब किसके हैं? कामायनी के पात्र हैं। कामायनी का प्रमुख पात्र है मनु, बात आई गई। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में भाई 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कल 10 सर्गों पर बातचीत भी हुई थी, जिनमें से पहला सर्ग जो है चिंता, जिनमें पहला सर्ग क्या है? चिंता है, और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद। यानी आनंदवाद की स्थापना के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक ग्रंथ लिखा था। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? यूपीपीएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, छायावाद का उपनिषद कई बार पूछा जा चुका। तो छायावाद का उपनिषद किस ग्रंथ को कहा गया? तो कामायनी को कहा गया। और किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। किसने? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है, बहुत फेमस है। अगला, यह है उपाय कह उठे राम, यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंदित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यानी कि ये उस समय की बात है जब राम शक्ति की उपासना कर रहे थे और उनका एक जो कमल बचा हुआ था कोई लेकर के परीक्षा के लिए भाग गया था। अब वो देवता ही रहेंगे, वो देवी जी रही होंगी। अब वहां पर उनको एक कमल की आवश्यकता थी, जब हाथ बढ़ाया कमल ही नहीं मिला तो क्या किया? अपनी आंख निकाल करके चढ़ाने का प्रयास किया था, उस समय की बात है। तो ये बात कही गई किसके द्वारा? राम के शक्ति पूजा में कहा गया। कहां पर कहा गया? राम के शक्ति पूजा में। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये कहा किसने? राम ने।
यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। ये श्रद्धा और मनु के बारे में बातचीत करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, जैसे ही वेदना की बात आए हम लोग पहुंच जाते हैं कहां? महादेवी वर्मा की वेदना की साक्षात मूर्ति, आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा। लेकिन यहां पर वेदना है तो किसके पास? जयशंकर प्रसाद की है। तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने दी है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद अखंड खड़ा था। बहुत फेमस था ये, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां और कल वहां चले, बहुत फेमस है। यहां तक कि यूपी टेट के पेपर में भी पूछी जा चुकी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां और कल वहां चले, बहुत फेमस है। भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। ये भगवती चरण वर्मा वही है जिनको छायावाद की लघुत्रयी या छायावाद की वर्मात्रयी के अंतर्गत स्थान दिया गया। यानी महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये तीन वर्मा हैं जिनको वर्मात्रयी या फिर कह सकते हो छायावाद की लघुत्रयी में स्थान दिया गया है। आगे बात आती है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, बहुत फेमस पंक्ति है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मदक लाली में जीवन का हुलास देखा। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। यह पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। कौन कौन सी कविताएं हैं पंत जी की? तो वीणा और पल्लव, जिसमें अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग खूब मिलते हैं। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई? लज्जा सर्ग से। कहां से? लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। और कामायनी का एक पात्र बहुत फेमस है, ईड़ा। ईड़ा किसका प्रतीक है? तो बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में प्रकाशित कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया? बहुत फेमस, ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रेम पथिक। प्रेम पथिक पहले किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में, लेकिन बाद में इसका चल के खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया गया प्रेम पथिक का। कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं? तो दीपशिखा भाई महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, इनकी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को हमने कालक्रम की दृष्टि से बताया था जो छायावादी युग के अंतर्गत आती हैं। तो झालक एक सूत्र बताया था, झालक। का से कामायनी, का से कामायनी बताया था, ला से लहर बताया था, और आ से आंसू बताया था, फिर झा से झरना। झरना 1918 में आया था, कामायनी 1935 में आई। तो झरना, आंसू, लहर कामायनी प्रसाद जी की बहुत फेमस काव्य पंक्ति जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कितनी कविताएं संकलित हैं? तो झरना में कुल मिलाकर के 24 कविताएं संकलित की गई हैं। आंसू है, ये बहुत पूछते हैं। आंसू, आंसू विरह काव्य है, आंसू खंड काव्य है। क्या है? विरह काव्य। भाई आंसू कब निकलेंगे? जब वियोग होगा या दुख होगा तभी निकलेंगे। तो आंसू विरह काव्य है, लेकिन ये खंड काव्य के अंतर्गत भी आता है। निहार, रश्मि, नीरजा, संतगीत, यामा, ये किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? तो हमने सूत्र बताया था, निहार निशाएं। क्या बताए थे? निहार निशाएं। यानी कि या से यामा, सा से सांदगीत, नी से नीरजा, रा से रश्मि, नी से निहार। तो निहार पहला काव्य संग्रह हो जाएगा। सप्तप्रणा किसकी कृति है? ये भी महादेवी वर्मा की है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति हुई है? तो मधुर गीतों की या मधुर वेदना किसके गीतों में अभिव्यक्त हुई है? तो महादेवी वर्मा में। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो महादेवी वर्मा। इससे पहले भी बात आई थी, छायावाद का कटु आलोचक कौन है? छायावाद का कटु आलोचक कौन है? तो कौन था भैया? बताए थे छायावाद का कटु आलोचक।
महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और यहां पर क्या कहा गया, हाँ बिल्कुल, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो ये पंक्ति के साथ कहा जाए तब आपको याद रखना है महादेवी वर्मा का। वैसे पूछा जाए छायावाद का कटु आलोचक कौन, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसने कहा? महादेवी वर्मा। पंक्ति से याद हो रहा है स्त्रीलिंग की बात हो रही है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा गया? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साक्षात मूर्ति महादेवी वर्मा जी को कहा गया। हिंदी में दुर्गा शक्ति किसको कहा गया? महादेवी वर्मा को कहा गया। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियां पंत की किस कविता से उद्धृत हैं? तो ग्राम्या से। कहां से? ग्राम्या से हैं। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद के संबंध में यह मत किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने भी छायावाद पर खूब काम किया है, तो अगर जो कभी तुक्का मारना हो तो नामवर सिंह को लगा सकते हो, सही हो जाएंगे कभी कभार। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभाव होगा फिर जग के आंगन में। ये पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? मां की शिक्षा, कुल शिक्षा मैंने दी। ये अपनी बेटी के निधन पर शायद शोक ग्रस्त होकर के, दुखी होकर के निराला जी कह रहे थे, सरोज स्मृति से, है ना, बहुत फेमस पंक्ति है। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसको कहा गया? महादेवी वर्मा को। किसने कहा हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती? तो निराला जी ने कहा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। कहां से? राम की शक्ति पूजा से। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, राम की शक्ति पूजा से। मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंत जी की है। पंत जी ने अपने काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास, ये पिछली बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास अपने किस काव्य संग्रह को कहा है? तो वीणा को कहा है। किसको कहा? वीणा को कहा है। कामायनी का नवा सर्ग कौन सा? देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नवा सर्ग सीधे पूछ लिया गया, 11वां सर्ग पूछ लिया गया। ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो हमने शुरुआत से ही बताए थे, 10 क्रम बता दिए थे, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर ये कौन हो जाएगा? नवा हो जाएगा। तो 5-5 के स्टेप में हमने आपको याद कराया है। कृत्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई कविता कौन सी है? तो कृत्तिवास रामायण का प्रभाव किस पर है? निराला के राम की शक्ति पूजा पर कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, भगवती चरण वर्मा के पंक्ति मानी जाती है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वह कवि जिसने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, अपनी कविताओं में। केचुआ छंद, रबर छंद कह करके मुक्त छंद का उपहास किया गया था, और इस छंद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल को है। भाई कूर्मांचल कुमायूं में कौन पैदा हुआ था? भाई सुमित्रानंदन पंत जी पैदा हुए थे। प्रकृति का निरीक्षण करते थे, प्रकृति में बैठे रहते थे, इस कारण से इनको कविता करने का प्रेरणा जो है वहीं से मिली। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। परिभाषा छायावाद की कौन बताया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। बहुत फेमस ये भी पूछी जाती है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी। जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज सियार, ये किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला है, वह कवि जो अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन, जैसे ही अरविंद दर्शन आ जाए वैसे ही आपको समझ जाना है किसका? सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। जो निराला जी थे ये किससे थे? अद्वैत दर्शन से। किससे? अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद से। महादेवी वर्मा किससे? बौद्ध से। और जयशंकर प्रसाद जी आनंदवाद, समरसतावाद। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृत्तिवास रामायण कई बार बात हुई। पंत जी का जन्म स्थान कहां है? कौसानी उत्तराखंड अल्मोड़ा। कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड है।
कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। चिदम्बरा 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में इस पर हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, हिंदी भाषा के लिए पंत जी को मिला। पंत की ग्राम्याकृति का संबंध किससे? ग्रामीण परिवेश से। नाम से ही पता है, ग्राम्य तो ग्रामीण परिवेश से। लोकायतन बहुत फेमस कविता है, किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। पंत की पहली कविता कौन सी है? पहली रचना कौन सी? गिरजे का घंटा। कहीं कहीं तंबाकू का धुआं भी मिलेगा, तो इनका एक गिरजे का घंटा है या एक तंबाकू का धुआं है, ये दोनों में से कोई मिल जाएगा। तंबाकू का धुआं पंत जी की पहली कविता। तो पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा या तंबाकू का धुआं, दोनों में से जो भी मिल जाए आपको सही कर देना है। पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? तो पल्लव में। कहां पर? पल्लव में प्रकाशित हुई। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन? पंत जी हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन? पंत जी हैं। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। यहां पर देखो, अरविंद दर्शन कई बार पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहां पर कई बार दिया गया है आपको। तो अरविंद दर्शन जैसे ही देखो पंत जी को लगाना है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि है ना, प्रकृति का राजकुमार कवि किसको कहा गया? पंत जी को कहा गया। प्रकृति से जैसे ही आए आप पंत जी पर पहुंच जाओगे। वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, क्या लगा करके? अश्लीलता का आरोप लगा करके। क्या? अश्लीलता का आरोप लगा करके वापस कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति किससे, जीडीसी में पूछा गया था 2017 में, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में परीक्षा में पूछा गया था कि हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह पूछ लिया जाए। बहुत लोग अगर ऑप्शन दे दिया जाए, या तो राम की शक्ति पूजा दे दिया जाए या तो फिर सरोज स्मृति दे दिया जाए, हम लोग दोनों में से उस पर चले जाएंगे, लेकिन वन बेला पर नहीं आएंगे। जबकि ये पंक्ति किसकी है? वन बेला की है। याद रखिएगा कि हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, किससे? वन बेला से, राम के शक्ति पूजा या सरोज स्मृति से नहीं है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार कौन है? तो राय कृष्णदास। ब्रज रस के रचनाकार कौन है? राय कृष्णदास जी हैं। पंत की प्रबंध कृति है जो दो खंडों बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य में विभाजित है, तो बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य में विभाजित कौन सी रचना है? लोकायतन है। अच्छा भैया, लोकायतन ये किसके जीवन पर है, कोई बताएगा? लोकायतन किस महापुरुष से संबंधित है? हाँ, महात्मा गांधी जी से संबंधित है भाई। तो लोकायतन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। अगला है ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, एक दूसरे से ना मिल सके। ये किसने कहा है भाई? ये किस सर्ग से है? कामायनी के किस सर्ग से है? तो रहस्य से है। किससे है? रहस्य से है। अगला है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये बहुत फेमस है, खूब पूछी जाती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये कामायनी की पंक्ति है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेला, ये भी बहुत फेमस है, मधु कलश से। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मधुशाला से नहीं है, मधु कलश से है। क्या? शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हिंदी काव्य मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। ये लेखक कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी वही है जिन्होंने साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था 1986 में, और 96 में इसी ग्रंथ पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये किसने कहा है? तो महादेवी वर्मा जी ने कहा है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख किया गया है। भाई मुग्धा जब नायिकाएं बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, क्या नाम, नाटक पढ़ा रहे थे, वहां पर नायिकाओं के भेद बताए गए थे। तो वहां पर मुग्धा, प्रौढ़ा, मध्या इस प्रकार से बताया गया था। तो मुग्धा के लिए बात की गई है। मनु ने श्रद्धा को बसंत के दूत कहकर संबोधित किया। कहां पर? कामायनी में। भाई मनु की बात आए, श्रद्धा की बात आए, बसंत के दूत कहकर के कहां पर? कामायनी में संबोधित किया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। इससे पहले बात हो चुकी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, कहां पर? सरोज स्मृति में निराला जी ने कहा है।
किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? तो किसकी भूमिका? पल्लव की भूमिका। तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। दूसरा है बुरांश, कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत। पंत जी की एक कविता बुरांश के नाम से भी आई है। ये कविता है, काव्य संग्रह नहीं है बुरांश, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में महाप्राण किसको कहा गया? तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई। दूसरा कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास, किनकी कृतियां हैं? निराला जी की हैं। पंचवटी प्रसंग किसकी है? निराला जी की। ध्यान दीजिएगा, एक पंचवटी के नाम से काव्य है गुप्त जी का और एक पंचवटी प्रसंग है निराला जी का। अनामिका काव्य किसके द्वारा? निराला। भाई अनामिका के लिए बताया था हमने, नहीं वो दूसरा है अपगीत। हाँ, अपगीत इनका सूत्र था, अपगीत। तो तू से तुलसीदास, गी से गीतिका, पा से परिमल या पल्लव, हाँ परिमल, और आ से अनामिका। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास ये इनकी रचनाएं थी। क्या थी? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। गी से गीतिका हो गया, पा से परिमल हो गया। ये कालक्रम की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से इनकी छायावादी कविताएं हैं निराला जी की। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। परिमल किस कवि की? निराला की। गीतिका किसके? निराला के। निराला का जन्म कहां हुआ था? बंगाल में। निराला का जन्म कहां हुआ? बंगाल में। दूसरा एक यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद का या छायावाद के आधार स्तंभों में से वह कौन सा कवि है जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? तो हिंदी मातृभाषा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नहीं, क्योंकि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, महिसादल, है ना। दूसरा, इनके पूर्वज जो थे वो उन्नाव के थे। इनके जो पूर्वज थे वो उन्नाव के थे, ना कि इनका जन्म उन्नाव में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ महिसादल पश्चिम बंगाल में हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। तो इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो साहित्यिक क्षेत्र में छायावादी युग के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज्यादा विरोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हुआ है। निराला की कविताओं में से कौन लंबी कविता है? तो लंबी कविताएं बहुत लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनमें से तुलसीदास, बादल राग, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति ये सब आती हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने प्रयोग किया है रुबाइयां, है ना, रुबाइयां का प्रयोग किया है। तो रुबाइयां का प्रयोग करने वाला कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन? नरेंद्र शर्मा है। सुमित्रानंदन पंत की वह रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है, तो महर्षि अरविंद के प्रभाव से लिखी गई रचना कौन सी? स्वर्ण किरण है। प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। तो आनंदवाद की बात आ जाए, कामायनी आप तुरंत लगा सकते हो। वह धारा जिसका काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास किया गया, तो कहां पर? छायावाद में किया गया। काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। तो काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत फेमस है। पंत जी या पंत विरचित ग्राम्य और युगवाणी रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो प्रगतिवादी विचार, यानी प्रगतिवादी विचारधारा इसमें ग्राम्य और युगवाणी में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये किसने कहा है? पंत जी हैं। चंचल किशोर सुंदरता की, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली, ये कहां से लिया गया? तो कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। वो जीवन की मरुमरीचिका, वो जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलग विषाद, ये काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? तो चिंता का हुआ। किसका हुआ? चिंता का हुआ है। अगला है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, बहुत पूछा गया। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, कामायनी के किस सर्ग से है? तो लज्जा सर्ग से है। वह एक और मन रहा राम का, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया। और राम की विशेषता की ओर, कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया गया? भाई जो थका नहीं, जो हारा नहीं, है ना, तो कौन हो जाएगा? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। आप लोग भी बहुत दृढ़ निश्चय हो, कई लोग हैं आप में से, कई साल से तैयारी कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्तियां क्या है? यानी राम की शक्ति पूजा की शुरुआत कहां से होती है? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यहीं से शुरुआत हो जाती है। किसकी? राम की शक्ति पूजा की। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने
देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। ये किसका कथन है? तो भाई मां की बात की जा रही है, तो महादेवी वर्मा जी इसमें सबसे आगे आ जाएंगे, महादेवी वर्मा का कथन हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित हैं किसमें? चित्राधार में। तो चित्राधार में ब्रजभाषा में रची गई प्रसाद जी की रचनाएं संकलित हैं। वैसे प्रसाद जी ने खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा किया, लेकिन ब्रजभाषा में चित्राधार लिखा। कामायनी के प्रमुख पात्र इत्रा का प्रतीकार्थ, इड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? तो बुद्धि इड़ा का प्रतीक है, या इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये कहां से लिया गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। मुक्त छंद के प्रणेता, भाई इससे पहले कई बार बात हो चुकी है निराला जी का। निराला की जूही कली उदाहरण है मुक्त छंद का। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया? निराला। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? निराला की अंतिम कविता कौन सी भैया बता दो, बहुत जल्दी से, बहुत फेमस है। पत्रोत्कंठित का विष बुझा हुआ, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये बहुत फेमस है, कई बार पूछी गई है। अगला है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नो, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत फेमस है। कामायनी का महाकाव्यत्व, महाकाव्य असंदिग्ध है, यानी कामायनी जो है महाकाव्य है कि नहीं, ये संबंध में असंदिग्धता जाहिर की है। कौन? डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? शैव दर्शन, यानी जयशंकर प्रसाद पर शैव दर्शन का प्रभाव था, आनंदवाद का प्रभाव था, समरसतावाद का प्रभाव था। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने से कोई आपत्ति नहीं होगी। किसने कहा? नंदुलारे बाजपेयी जी ने। निराला दार्शनिक कवि है, निराला दार्शनिक कवि है, किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा निराला को खूब प्रशंसा की है भाई। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? कामायनी है। गा कोकिल वर्षा पावक कण, गा कोकिल वर्षा पावक कण कहां से? सुमित्रानंद पंत की कविता है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति से पहले बात हो चुकी है, नामवर सिंह है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हाला माने शराब, तो शराबवाद यानी शराब पर कविताएं लिखने वाले कौन? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कुकुरमुत्ता नए पत्ते तुलसीदास निराला जी की। प्रवासी के गीत किसने लिखा? नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा ने लिखा है। अगला है आगे, गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य प्राप्त है। कहां पर? पंत की कविता में। कहां पर है? पंत की कविता में है। वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भैया कहा किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र जी ने कहा। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। हाँ गुड, बिल्कुल रामविलास शर्मा जी बन जाएंगे। तो यहां पर जो कहा गया स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्यों कहा गया? क्योंकि स्वानुभूति, स्वानुभूति मतलब अपनी अनुभूति को ही कविता का माध्यम बनाया छायावादी कवियों ने, इस कारण से यहां पर कहा गया। छायावादी काव्य के प्रमुख चार स्तंभ कौन से होंगे? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा कालक्रम की दृष्टि से भाई प्रसाद जी 1889, कहीं कहीं पर 1890 इनका जन्म मिल जाता है। पंत जी का 1900 ईस्वी में, पंत जी का 1900 ईस्वी में। निराला का कब? 1898, 97 और 99, ये तीनों मिलते हैं। महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी, महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी। लेकिन जब भी कभी आए कालक्रम की दृष्टि से खूब पूछते हैं तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा ऐसे याद करो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, कहां पर? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। तो ये देखो कई बात, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन सब की विशेषताएं कहां पर मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर मिलती हैं। पंत की ताज कविता का संबंध किससे है? तो प्रगतिवादी काव्यधारा से है। भारतीय इतिहास के जल प्लावन की घटना का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। यानी भारतीय इतिहास के जल प्लावन की घटना, यानी जल बाढ़ आ गई थी खूब भयंकर, तो कहां पर घटना है, कहां पर उल्लेख किया गया? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में बात की गई है। निराला की रचनाओं में वह रचना जिसको हिंदी का शोकगीत कहा गया, तो हिंदी का सबसे अच्छा शोकगीत सरोज स्मृति को माना गया है।
सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। भाई अपनी आत्मकथा के संबंध में जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, किसके संबंध में, अपनी आत्मकथा के संबंध में, अपनी आत्मकथा में यह पंक्ति कही है कौन, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रिया के पद लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। कथन किसका है भाई, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो रामचंद्र शुक्ल ही कर सकते हैं। आगे बात आती है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह कथन किसका है भाई, महिलाओं से संबंधित तो कोई महिला ही कह सकती है। और छायावाद की बात हुई, छायावाद में एक ही महिला बहुत फेमस है, कौन, महादेवी वर्मा जी। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ, तो जूही की कली में हुआ। दोनों का हट था पुनर्विचार, दोनों ही थे विश्वासहीन, दोनों का हट था पुनर्विचार पुनर्निवार और दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की पंक्तियां कहां से ली गई, इनका मतलब क्या है, आशय क्या है, तो देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, देव और दानव दोनों विश्वासहीन थे। मधुशाला काव्य के रचनाकार कौन है, तो मधुशाला भाई हरिवंश राय बच्चन की बहुत फेमस कविता है मधुशाला। मधुशाला और इनकी आत्मकथाएं जो हैं उन्हीं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन बहुत फेमस हुए। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे जी ने किया। अच्छा, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भैया, कोई बताएगा, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किया। प्रगतिवाद का प्रयोग सबसे पहले नागार्जुन, हाँ, मुक्तिबोध सही है, एक लेख लिखा था प्रगतिवाद, हाँ, कौन हो जाएंगे, मुक्तिबोध। अगला एक आता नई कविता, नई कविता का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, अज्ञेय जी ने किया था, गुड। हाँ, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। तो आंसू की बात आ गई तो आंसू के रचनाकार भैया कौन है, सबको पता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वह हिंदी उपन्यास और कहानी के संदर्भ में कौन सा युग होगा भाई, छायावाद की समय सीमा क्या है, 1918 से, कहां से, 1918 से 1936 ईस्वी तक लगभग। प्रेमचंद युग की समय सीमा क्या है, यही लगभग 1916 से लेकर के 36 से लेकर के 1936 तक है। तो ये कहां, जो प्रेमचंद युग है वही छायावादी युग है। निबंध के क्षेत्र में वही शुक्ल युग है, निबंध के क्षेत्र में वही क्या है, शुक्ल युग है। आलोचना के क्षेत्र में वही क्या है, शुक्ल युग है। जो यहां पर छायावाद है, वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया पंत जी हैं। कामायनी किसकी पुत्री थी, कामायनी कामदेव यानी काम की पुत्री थी। वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया, छायावाद का घोषणा पत्र पंत जी के पल्लों को कहा गया। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहां पर कहा गया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में कहा गया। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति कहां, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है भाई, दिक जीवन जो पाता आया है विरोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने बारे में कहते हैं। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सका है या सफल हो सकता है, ये किसने कहा, निराला जी ने। अरे हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, किसने कहा, पंत निराला जी ने। स्नेह निर्झर बह गया है, इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत है। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, सबसे पहले पल्लों में प्रकाशित हुई। पल्लों को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा था, पल्लों को छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव कृतिवास रामायण का। कामायनी की श्रद्धा प्रतीक है हृदय का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, किसने कहा, महादेवी वर्मा ने। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, किसने कहा, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त हुआ, निराला जी को।
मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, भाई महादेवी वर्मा जी कहती। वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ है मुकुटधर पांडे जी। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? बहुत आसान सा है, छायावाद की। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, छायावाद। हृदय का मधुभार बहुत फेमस है, हृदय का मधुभार भाई रामचंद्र शुक्ल जी की कविता है, रामचंद्र शुक्ल जी के हृदय का मधुभार। वैसे रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इनकी एक कविता भी है क्या, हृदय का मधुभार, जो फेमस है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जबकि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा, आकाश गंगा रामकुमार वर्मा। एक एकलव्य महाकाव्य लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया भैया? एकलव्य महाकाव्य, हाँ, तो एकलव्य महाकाव्य भी रामकुमार वर्मा ने लिखा है, खूब पूछा जाता है परीक्षा में। इससे पहले आगे सप्त प्रणय किसकी करती है? महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में तो प्रेम पथिक है, बात हो चुकी है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष अभिव्यंजना मिलती है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेवी वर्मा ने। छायावाद के कटु आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी। गीत गुंज रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। तो उत्तरायण महाकाव्य, एकलव्य महाकाव्य किसके? रामकुमार वर्मा के। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई पड़ता है? तो कहां पर है? छायावाद में। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप, फेमस है, पूछा गया है, कई महत्वपूर्ण है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हिमक्रीटनी हिमतरंगिनी माता वेणुलोक गूंजे धरा समर्पण, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद जी का। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार, ये कहां की पंक्ति है? किसने कहा है? तो सुमित्रानंदन पंत जी ने। किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है भाई। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति हुई है? तो महादेवी वर्मा। वर्मा सही है क्या? किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति हुई है? महादेवी वर्मा। इससे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद को पढ़ के आए क्या? सही है, महादेवी वर्मा सही है। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किसने लिखा है? कामायनी से लिया गया, जयशंकर प्रसाद का है। कितने हृदयों के मधुर मिलन, कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक, प्रसाद जी की पंक्ति है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता प्रेरित रचनाएं हो रही थी, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति का थी पल्लव थी। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ कहां से होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। राम रावण के युद्ध प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में पहचान किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कथन किसका? जयशंकर प्रसाद स्वयं लेखक का है कमानी के संदर्भ में। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति क्या? देखो, पहली पंक्ति बताया गया था अस्त रवि हुआ अस्त वहां से, और अंतिम पंक्ति क्या है? कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता है भाई। वह काव्य ग्रंथ जिसकी भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए तो पल्लव। अच्छा, जो राम की शक्ति पूजा है भैया किस संग्रह में संकलित है? राम की शक्ति पूजा अनामिका में, अनामिका में संग्रहित, बहुत फेमस है, पूछा जाता है। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन, बहुत फेमस है, पंत जी की पंक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में क्या लिखा? सरोज स्मृति लिखा, जो कि शोक गीत है। प्रसाद की वह कृति जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ, कामायनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के वह कवि जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि का, प्रसाद जी। भाई अगर जो बात किया जाए भक्ति काल में अगर बात किया जाए सबसे अच्छे कवि रामचंद्र शुक्ल जी के नजर तुलसीदास। छायावाद में बात करो सबसे अच्छे कवि शुक्ल जी के नजर में तो जयशंकर प्रसाद जी हैं।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पुष्प की अभिलाषा कविता से माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, और एक भारतीय आत्मा इनको कहा किसने था? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने कहा था। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। भाई तम के पर्दा, तम माने अंधकार, और अंधकार के पर्दे में, तो यह बात किसकी बात हो रही है? रहस्यवाद की बात हो रही है। पंत की कविता मौन निमंत्रण, पंत की कविता मौन निमंत्रण पंक्ति है, यानी मौन निमंत्रण की पंक्ति कौन सी है? यहां पर दिया गया, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। अगला, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, ये भैया किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, हाँ, राम कुमार वर्मा का। दूसरा, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण, बहुत फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण सबको पता होगा भैया, किसने कहा? बहुत फेमस है विलायती संस्करण, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, बहुत फेमस है, खूब पूछा गया। छायावाद की कालावधि क्या है? छायावाद कब से कब तक? तो 1918 से 1938, कहीं 1938 मिलेगा, कहीं 1936 भी मिलेगा। वैसे 36 ज्यादा सही है, 38 थोड़ा सा कम है, लेकिन 38 भी जब परीक्षा में पूछा गया तो 38 वहां पर माना गया था। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो किसमें छायावाद का पूर्वाभास? मुकुटधर पांडे की कविता में। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? 3 बार पूछा जाए तो महादेवी वर्मा। पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं है, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है पंत के संबंध में। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो रहस्यवाद की भावना आधुनिक काल में छायावाद में, बाकी अगर बात किया जाए भक्ति काल में तो निर्गुण काव्यधारा में। छायावाद नाम किसने दिया? तो छायावाद नाम देने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के अर्थ में करने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया? पद्धति विशेष के रूप में, तो भाई यहां पर कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। सही है गलत है भैया? सही है गलत है? सही है, चलो भाई। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। आंसू किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य। आंसू किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य संकलन है। विरह काव्य। छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण का मतलब दोबारा बार बार कहना। पिष्ट पेषण का मतलब क्या होता है? बार बार कहना, यही एक ही बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। पिष्ट पेषण क्या है? एक ही बात को बार बार कहना। तो कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण होने की बात किस आलोचक ने कही है छायावाद के संबंध में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार, आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? तो छायावाद की। छायावाद की लघुत्रय में कई बार बात हो चुकी है। रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, 3 लोग आते हैं। इसी को वर्मा त्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मा त्रय भी कहा जाता है। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी किसने? तो छायावाद को छोकरावाद की लाला भगवान दीन ने दिया। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। अगला है छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? तो छायावाद को शक्ति काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी वही जिन्होंने साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था 1986 में, और 96 में इन पर व्यास सम्मान इनको मिला था। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रथम प्रभात। हिंदी की पहली छायावादी कविता, छायावाद की पहली कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात है, जो कि झरना में प्रकाशित, झरना में संकलित है। झरना 1918 में आई थी, जो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आंसू काव्य को अतिशय भावुकता, कचाई, कैशोर प्रयोग तथा यूटोपिया लक्षित काव्य किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कचाई कैशोर क्या है? यूटोपिया क्या है? क्लास में हम लोग बताए थे, बातचीत किए थे। कामायनी लिखने में जयशंकर प्रसाद को कुल कितना समय लगा था? 7 वर्ष। कामायनी लिखने में कुल कितना समय लगा? 7 वर्ष समय लगा था। कामायनी लिखने में 7 वर्ष। रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 माह 26 दिन। 2 साल 7 माह 26 दिन। दूसरा, रामचंद्रिका लिखने में कितना समय लगा? 1 रात। रामचंद्रिका 1 रात में। अंधेर नगरी 1 रात में। अंधेर नगरी 1 रात में। आवारा मसीहा
आवारा बसिया लिखने में कितना समय लगा? 14 साल लगे। हाँ बिल्कुल 14 वर्ष लगे। छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता, छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक शुक्ल ने किसे माना है? श्रीधर पाठक को। और दूसरा प्रवर्तक किसको माना? दूसरा कवि तो रामनरेश त्रिपाठी जी हो जाएंगे। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? तो फैंटेसमाटा से जोड़ा है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने कहा? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अभिव्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, यानी छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण खूब किया गया। छायावाद के समर्थन में पहला निबंध किसका? मुकुटधर पांडे जी का है। छायावाद को विलायती अभिव्यंजना से प्रभावित किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, विलायती शब्द और अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग मिल जाए तो कौन आलोचक ज्यादा करता है? रामचंद्र शुक्ल जी अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग ज्यादा करते, विलायती का प्रयोग ज्यादा करते। कलाधर किस कवि का उपनाम है, आरंभिक नाम है? तो कलाधर झारखंडी, ये किसका नाम है? जयशंकर प्रसाद जी का। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक को। छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना, छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? दर्शन। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं। यहां पर 15 सर्गों को 5-5 के स्टेप में 3 बार में आपको याद कर लेना है अच्छे से। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी में बात हुई है? जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? लहर में। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नाचती, कामायनी में लिखा गया। लहरें व्योम चूमती उठती, भैया कौन सा अलंकार है इसमें? अलंकार कौन सा है? हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार है भाई। कामायनी का प्रकाशन काल क्या है? 1935 में। कहीं कहीं 1936 में मिल जाता है, वैसे 35 ज्यादा सही है। 35 ना ऑप्शन है, 36 हो तब 36 सही करिएगा, नहीं तो 35 को ही सही करिएगा। किस कवि को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक कहा गया? छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक किसको कहा गया? तो भाई पथ प्रदर्शक किसको कहा गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना? स्वामी विवेकानंद को। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई? तो राम की शक्ति पूजा, लंबी कविता, इसको महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई। राम की शक्ति पूजा का मूल आधार क्या है? कृत्तिवास रामायण है। क्या है? कृत्तिवास रामायण। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, और अनामिका में ही राम की शक्ति पूजा संग्रहित है। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला जी के द्वारा। महंगू महंगा रहा, महंगू महंगा रहा कविता किसकी है? निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता मानी जाती है भारत माता की वंदना जन्मभूमि। भारत माता की वंदना जन्मभूमि। प्रकृति पंत की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है। प्रकृति पंत की सौंदर्य दृष्टि का आलंबन है और उनकी वाणी का सहज विषय, यह डॉक्टर देवराज के द्वारा कहा गया। कविता कौमुदी का 8 भागों में संपादन किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी ने। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अपराजिता के रचनाकार कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल। रविंद्र कविता कारण बहुत फेमस है, पूछी जाती है, निराला जी की। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा? निराला। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की सी पूजा किसने कहा? पूजा सी निराला जी ने कहा है। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कौन सी रचना शोकगीत के रूप में लिखी गई? सरोज स्मृति, बहुत फेमस है। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई? भाई 1997 में जन्मशती मतलब 100 वर्ष। किसके 100 वर्ष पूरे हो चुके थे? तो नेताजी एक सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका जन्मशती मनाई गई, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की? निराला जी ने। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष 1935 से याद रखेगा, पूछा जा सकता है। अनामिका का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की रचना है? निराला जी की।
ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद किससे संबंधित है? सरोज स्मृति से संबंधित है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग छायावादी कवि में निराला जी ने। जबकि संवाद शैली के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है? बताओगे भैया कोई? केशव दास फेमस है। कौन है? केशव दास बहुत फेमस है। अगला, गीतिका की रचनाकार कौन है? तो अनामिका, परिमल, गीतिका तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की है। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला जी के। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है, ये महादेवी वर्मा ने कहा। छायावाद की वृहत त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? तो छायावाद की वृहत त्रय में प्रसाद, निराला, पंत। कौन कौन है? प्रसाद, निराला और पंत, ये तीन लोग हैं जो छायावाद की वृहत त्रय में गिने जाते हैं। ये महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये छायावाद की लघु त्रय में आते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका, बड़ा फेमस कथन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई। निहार की भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने निहार की भूमिका लिखी थी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निहार है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति हुई है? महादेवी वर्मा, कई बार बात हो चुकी है। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा का। मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चिरूं, महादेवी वर्मा ने कहा। सप्त प्रणाम महादेवी वर्मा की। दीपशिखा महादेवी वर्मा, निहार दीपशिखा वर्मा। और निहार जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, पहला काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि तो सुमित्रानंदन पंत। और तीव्र संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कौन है भाई? तीव्र इंद्रिय बोध मुक्ति बोध जी हो जाएंगे। यहां पर संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत जी। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कौन है? या तीव्र संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि मुक्ति बोध जी हो जाएंगे। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? तो यहां पर छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने किसको सर्वाधिक महत्व दिया? सुमित्रानंदन पंत जी को। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? पंत जी हैं। लोकायतन के रचनाकार पंत जी। लोकायतन गांधी जी के जीवन पर है। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो ग्राम्या छायावादी नहीं है, प्रगतिवाद से संबंधित है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं? पल्लव। पल्लव यहां पर महाकाव्य नहीं है, बाकी कामायनी, लोकायतन ये सब महाकाव्य हैं। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम पंत जी के किस काव्य ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव में। पंत की पहली रचना कौन सी? गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा है। गिरजे का, एक मिनट, अभी इससे पहले हमने गिरजे का घंटा के साथ साथ वहां पर एक तंबाकू का धुआं बताया था। संभवतः वहां पर कुछ मिस हुआ हमसे। गिरजे का घंटा और तंबाकू का धुआं, ये दो रचनाएं हैं पंत जी की। तंबाकू का धुआं तो शायद निराला जी की कविता में बता दिया हमने शायद पहले। एक मिनट देख लो कहां पर बता दिए, थोड़ा सा पीछे आ जाएं। कोई बताएगा किसकी कविता पहले पूछी गई थी? पंत की पूछी गई थी क्या? अच्छा, इन्हीं की बताई थी। अच्छा तब ठीक है। अच्छा तब ठीक है। नहीं, हमको लगा कहीं ऐसा गलत बता दिया हो, गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए भाई, अगला क्या है? यहां पर मुक्त करो नारी को, मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, बड़ी फेमस है। कहां पर कहा गया? तो युगवाणी में। कहां पर कहा गया? युगवाणी में कहा गया। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। किसने कहा? नामवर सिंह ने। बात इससे पहले भी हो चुकी है। राष्ट्रीय जागरण आए, नामवर सिंह लगा सकते हो। वह यानी छायावाद मूर्त काव्य पुनर्जागरण चेतना का और व्यापक सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में अपनी मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। कथन इससे पहले बात हो चुकी है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनके गुरु का नाम हीरालाल। तो इनके गुरु का नाम भाई हीरालाल नहीं था। क्या नाम था? मोहिनी लाल। क्या नाम था? मोहिनी लाल नाम था इनके गुरु का नाम। मोहिनी लाल ये इनके गुरु जी थे। अगला है, यह वाद क्या प्रकट हुआ? यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में वाद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो छायावाद के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन किस रूप में किया है? चित्र भाषा शैली के रूप में। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे
छायावाद कहना चाहिए, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है, नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। यह किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा कि छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है, नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। यह किसने कहा? बच्चन सिंह ने। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, बच्चन सिंह का कथन। छायावादी कविता के आदि प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जी का नाम प्रतिष्ठित हो चुका है। किसने? विजयपाल सिंह ने कहा। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, महादेवी वर्मा। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले मुकुटधर पांडे जी। चेतना लहर ना उठेगी, चेतना लहर ना उठेगी, जीवन समुद्र फिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय के विच्छेद मिलन फिर होगा। पंख प्रसाद जी की ये किस कविता से लिया गया? तो आंसू से। कहां से? आंसू से लिया गया है। कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है, वैसी स्थिति आंसू में वेदना की है। यह कथन किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, लज्जा सर्ग से लिया गया। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां कहां से किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की हैं भाई। अगला है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। कई बार पूछा गया कामायनी के किस सर्ग से? तो श्रद्धा सर्ग से। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, स्वयं कवि का है। आंसू को प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना किसने घोषित किया? आंसू को प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता किसने घोषित किया? तो बच्चन सिंह ने। ये बच्चन सिंह वही जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था 1996 में। लहर से कवि का अभिप्राय, लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में, जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रसाद जी की रचना लहर में कितने प्रकार के गीत हैं? प्रसाद जी की रचना लहर में कितने प्रकार के गीत हैं? तो 5। यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती है। यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती है। निराला जी की यह कथन किस कविता के संदर्भ में है? तो परिवर्तन कविता के संदर्भ में। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताएं सच्चे अर्थों में छायावादी हैं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पंत जी की निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी है भाई। पंत जी की कविताओं का प्रकाशन काल की दृष्टि से हमने बताया था, सूत्र बताया था उग्र विपंगु। क्या बताए थे? उग्र विपंगु। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये बताए थे। तो पल्लव गुंजन दो मिल ही गए। पंत की वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया? तो वे आंखें शीर्षक में किसकी आंखों का वर्णन किया गया? तो किसकी आंखों का वर्णन? भाई स्वाधीन कृषक की, किसान की आंखों का वर्णन किया गया है। गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता है? सुमित्रानंदन पंत की। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न अमल कोमल तनु तरुणी, कविता कहां से ली गई? तो जूही की कली से ली गई। और निराला जी इसके रचनाकार। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह, गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अंत तक बना रहा। निराला जी के संबंध में कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और फिर सबसे कठिन छंद और तुक विधान का पालन करते हैं। ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। कौन सी कविता पंत जी की नहीं है? तो गीत गुंज नहीं है। गीत गुंज किसकी? निराला जी की। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नीरजा। नीरजा, निहार, रस में, सांद गीत, यामा, सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा की हैं।
तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा बता ही दिया गया। यामा में महादेवी वर्मा के कितने काव्य संग्रहों का संकलन हुआ? 4 का संकलन हुआ। किसका किसका? निहार का, रश्मि का, नीरजा का, सांदगीत का। इस यामा में संकलन कर दिया गया। यामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 में। यामा का क्या? 1940 में। और 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। मुझे दुख के दोनों ही रूप हैं, मुझे दुख के दोनों ही रूप हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार में एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। यह कथन किसका? तो महादेवी वर्मा का। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। आधुनिक कवि महादेवी का संकलन करता कौन है? तो आधुनिक कवि महादेवी के नाम से स्वयं महादेवी वर्मा ने अपनी संकलन किया था रचना का। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। ये किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा कहा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा कहा है। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूं, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूं। तो दीपक की बात ज्यादातर महादेवी वर्मा ने किया है। दीपक और दिया ये महादेवी वर्मा के फेवरेट प्रतीक हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। ये कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली से। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती बेला को सतसत लय से भर। ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य कविता से हैं? तो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? तो ये छायावाद की विशेषताएं हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरलता, असलियत और जोश के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी ये सब थे। छायावाद के छाया शब्द का मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद। विकसित मोती किसी तरलता छायावाद को जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। मैं कृतार्थ देह तृणों लघु दोनों में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये कविता, ये पंक्तियां किसकी कविता से हैं? तो पंत जी की कविता से। क्या कहा गया? मैं कृतार्थ देह तृणों लघु दोनों में तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण, पंत जी की। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपा था? तो श्री शारदा पत्रिका में। किसमें? श्री शारदा पत्रिका में छपा था। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संदर्भ में किसने कहा? प्रसाद जी ने। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। किसने कहा? पंत जी ने। सन 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई सन 1935 में। यदि इसके लेखन का आरंभ 1928 मान लिया जाए तो इसे कवि ने पूरा करने में 7 वर्ष लगा दिए। यानी बच्चन सिंह के अनुसार कामायनी कितने वर्षों में लिखी गई? तो 7 वर्षों में लिखी गई। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कामायनी एक असफल कृति है। किसने कहा? इंद्रनाथ मदान। यानी कामायनी को एक असफल कृति किसने कहा है? इंद्रनाथ मदान ने। कामायनी के महाकाव्य के सर्गों का क्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना शुरुआत के 5 सर्ग हैं। अभी आगे हो सकता है और भी आए। आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। रामविलास शर्मा निराला की पहली कविता क्या मानी? भारत माता की वंदना निराला की पहली कविता। किस छायावादी कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता? पंत को शब्द शिल्पी कहते हैं। आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ प्रसिद्ध कविता किस छायावादी कवि की पहली कविता है? तो पहली कविता महादेवी वर्मा की है। आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ। आत्मिका, संधनी, गीत पर्व, दीप गीत, नीलांबरा आदि किस छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? तो महादेवी वर्मा के हैं। अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला।
अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला महादेवी वर्मा ने यह किसके महाप्रस्थान के समय कहा था? तो किसके महाप्रस्थान के समय? रविंद्रनाथ टैगोर के महाप्रस्थान के देहावसान निधन पर कहा था। अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला। पंत की रचनाओं का कालानुक्रम दृष्टि से तो उग्र विपंग हमने बताया था, ग्रंथ वीणा पल्लव गुंजन। तो यहां पर चिदंबरा 1968 में आई थी, है ना। लोकायतन कब आई थी? 1968 नहीं, ये 1962 थी शायद, नहीं चिदंबरा 68 में तो पुरस्कार मिला था, 68 में पुरस्कार मिला था, ये शायद 62 है ना। और ये इसके बाद 60 के बाद है। चलो कोई नहीं। ग्रंथि, स्वर्ण किरण, चिदंबरा और यहां पर लोकायतन है क्रम। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई? अग्निरेखा। कल इस पर चर्चा हुई थी, कल हम पूछे थे। तो मृत्यु उपरांत कौन सी? अग्निरेखा है। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी? पिछली बार आई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना उनके निधन के बाद? हिंदी, हाँ हिंदी भाषा, बिल्कुल हिंदी भाषा है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना लिखी? तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका श्यामा को लक्ष्य करके उर्वशी लिखी थी। वैसे उर्वशी के नाम से एक रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, और उर्वशी के लिए ही दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला था। किस छायावादी साहित्यकार ने साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना की? तो साहित्यकार संसद की स्थापना महादेवी वर्मा ने की थी। फैंटेसमाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन? हाँ, श्यामा को लक्ष्य करके आंसू लिखा गया। अच्छा, तो ये यहां पर उर्वशी कैसे आ गया? हाँ, आंसू है। चलो, तो ये आंसू हो जाएगा। वैसे उर्वशी तो अलग है, चंपू काव्य है ना। उर्वशी कैसा? चंपू काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना लिखी? आंसू लिखी है। तो यानी जयशंकर प्रसाद को इनकी प्रेमिका रुलाती थी, इसलिए आंसू लिखा भाई, शायद ऐसा भी हो सकता है। अगला, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, मार्क्सवादी तो मार्क्सवादी तो प्रगतिवाद सीधे सीधे हो जाएगा। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना, यानी वर्ग चेतना प्रधान है, क्योंकि यहां पर दो वर्ग बांट दिए गए। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद का। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं? जन कवि हूं मैं साफ साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं? ये किसने कहा? नागार्जुन ने। ऐसी बात लिखने वाला आजकल कोई कवि नहीं है भाई, नागार्जुन ही ऐसे थे। वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया। तो सैनिक रूप का उल्लेख है। देखो यहां पर दो चीजें पूछी जाती हैं। एक, सेना में, भारतीय सेना में बम बनाने का कार्य किसने किया? तो अंग्रेजी। भारतीय सेना में बम बनाने का कार्य किसने किया? तो अंग्रेजी। लेकिन सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? तो मुक्तिबोध जी ने किया है। तुम्हें सौंपता हूं, त्रिलोचन की कविता है। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी। भाई केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में किस नाम से लिखते थे भैया? हाँ, तो मैथिली में यात्री के नाम से लिखते थे। मूल नाम इनका, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है 1936। ये पिछली बार पूछा गया था भाई, कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाले लोग पता होगा, उत्तराखंड प्रवक्ता में पूछा गया था, मुख्य परीक्षा में वहां पर पूछा गया था। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ माना 1936। अब देखो 1936 और 1938 दोनों मिलता है। 1936 और 1938 दोनों मिलता है। जब छायावाद, जब प्रगतिवाद की शुरुआत मानते हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र अपने इतिहास ग्रंथ में। तो जहां पर इसका विस्तार देते हैं वहां पर 1936 से शुरू करते हैं। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रगतिशील साहित्य सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उससे शुरुआत मानते हैं। दूसरा, जब काल विभाजन करते हैं वहां पर 1938 तक समय सीमा निर्धारित करते हैं। इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था पिछली बार, अब आखिरी में 1936 शायद माना गया था। फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा गया नई कविता। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसने कहा? धूमिल की कविता है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये किसने कहा? नागार्जुन का कथन है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली किससे? कार्ल मार्क्स से।
बसंती हवा कविता के रचयिता कौन? केदारनाथ अग्रवाल। राम कथा पर आधारित काव्य है भूमिजा। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री, कल भी बात हुई थी। हाइकू लिखने के लिए अज्ञे जी। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जमुन जल तुम काव्य किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है भाई। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? नागार्जुन जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है प्रगतिशील। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। लखनऊ में आयोजित 1936 के भारतीय लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर से लंदन में हुई। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो वैद्यनाथ मिश्र के नाम से नागार्जुन लिखते थे। कौन लिखते थे? नागार्जुन जी लिखते थे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवाद के। युग धारा के रचयिता नागार्जुन। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। हरिजन गाथा बहुत फेमस है नागार्जुन की। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की विशेषता है? तो यहां पर प्रगतिवादी। आग और राग, आग और राग का कवि किसे कहा गया? दिनकर को। दिनकर को आग और राग का कवि, हुंकार का कवि, आग का कवि, है ना, ये खूब कहा गया है। अगला, वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा गया? केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा, भैया किसी का माइक खुला बंद करो। युग की गंगा रचना किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल की है। लंबी कविता मुक्तिबोध, रचयिता मुक्तिबोध है किसके? अंधेरे में। अंधेरे में का मूल नाम बताए थे, पहले क्या नाम था? अंधेरे में का आशंका के दीप अंधेरे में, इस नाम से प्रकाशित हुई थी। बाद में अंधेरे में के नाम से प्रकाशित हुई। चांद का मुंह टेढ़ा है, भैया किसी का माइक देखो खुला, बंद करो माइक किसी का खुला। हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। भूल गलती कविता के कवि कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो अंधेरे में नहीं है। अगला, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषाओं में? तो अवधी में, अमोला इनकी बताई गई थी कल। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी? दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की वह कृत जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया? कुरुक्षेत्र। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति किस काव्य धारा में? तो प्रगतिवादी। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 36 में, अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद। प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? विशाल भारत और परिमल। विशाल भारत, परिमल और विचार, ये 3 पत्रिकाएं हैं जो प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिकाएं हैं। नागार्जुन ने अपनी किस कविता में अन्न के अभाव में मानव जीवन की यथार्थ मार्मिक अभिव्यक्ति का चित्रण किया है? तो अकाल और उसके बाद। यह किस कवि की घोषणा है? जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा। प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया? नागार्जुन को कहा गया। बाबा नागार्जुन की कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगता है कि बाबा के संपूर्ण काव्य संसार में से केवल अकाल और उसके बाद कविता शेष रह जाए, तब भी इस अकेली कविता के बल पर बाबा कवि के रूप में कालजयी बने रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे निराला वह तोड़ती पत्थर के लिए। कथन किसका है? जीवन सिंह का है। किसका है? जीवन सिंह का। कुछ लोग पहली बार नाम ही सुने होंगे जीवन सिंह का, तो जीवन सिंह के द्वारा कहा गया है। किसका? हाँ बिल्कुल लिखा होगा, कहीं ना कहीं कही होगी या किसी लेख में कही होगी। हाँ, कहां पर आ गया? प्रगतिवादी। कहां पर है क्वेश्चन? हाँ, इससे पहले
क्या कहा गया यहां पर? प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा यहीं पर है अभी लास्ट में। अच्छा, इसमें क्या था और आगे? अच्छा हाँ, यहां पर क्या है? जागृत युग के ये वाला। अच्छा, प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया? नागार्जुन को। हाँ, नहीं, वहां पर यह पूछा गया था कि प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वहां पर बताया गया था मुक्तिबोध का एक लेख है, आगे आएगा कहीं ना कहीं। लटक रही तलवार रात दिन इस गर्दन पर, बेकारी की, लाचारी की, बीमारी की, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी? नागार्जुन की। सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक बड़ी फेमस है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखी हैं। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। कौन प्रगतिवादी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो केदारनाथ सिंह प्रगतिवादी काव्यधारा के नहीं, प्रयोगवादी काव्यधारा के। किसके? प्रयोगवादी काव्यधारा के। और किस शतक के कवि हैं भैया? केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तीसरे शतक के कवि है केदारनाथ सिंह, बिल्कुल। किसने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? देखो आ गया जो आप पूछ रहे थे। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 1942 में सबसे पहले किसने किया? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया। आगे बात है, नागार्जुन ने अपनी किस कविता में मिथिला के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है? तो मित्र को पत्र में किया है। प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन? नहीं है, नरेश मेहता नहीं है, बाकी कई लोग हैं। प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र। किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ? विशाल भारत। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदलाल वाजपेयी ने किससे मानी है? तो नए आंदोलन की शुरुआत गिरिजा कुमार माथुर से। किससे? गिरिजा कुमार माथुर से मानी है। मैं सो रहा हूं 1 घंटा आईने के सामने नामक संस्करण के लेखक कौन है? तो नागार्जुन। मैं सो रहा हूं 1 घंटा आईने के सामने संस्करण किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा। शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से? तो मार्क्सवादी दर्शन। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता त्रिलोचन के किस कविता संग्रह में संकलित है? धरती। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता ओ जनमानस जनमन के सजग चितेरे, ओ जनमन के सजग चितेरे के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता कहा। जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तारसप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी। यह कथन किसका है? यानी जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तारसप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी। यह कथन किसका? नेमिचंद जैन जी का है। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। यह कथन किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील 2 ही कवि ठहरते हैं, निराला और शमशेर बहादुर सिंह, बच्चन सिंह ने कहा है। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल हैं। कथन किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदार ने। हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदार ने। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। भारतेंदु और बालमुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो व्यंग्य और जिंदादिली पैदा की, भारतेंदु और बालमुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो जिंदादिली पैदा की, नागार्जुन उसका समर्थ प्रतिनिधि है। यह किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे हैं, पीड़ित वर्ग के कष्टों को इन्होंने स्वयं झेला है। यह कथन किसका? हरिनारायण मिश्र जी का। नागार्जुन की प्रसिद्ध लंबी कविता हरिजन गाथा उनके किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो खिचड़ी विप्लव देखा हमने। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद के। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन? नागार्जुन। नागार्जुन की रचना नहीं है नींद के बादल, नागार्जुन की नहीं है। नागार्जुन का व्यंग्य कहीं कहीं अति तीक्ष्ण बनकर
औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर बैठता है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कथन है। नागार्जुन का व्यंग्य कहीं कहीं अति तीक्ष्ण बनकर औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर बैठता है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने कहा है। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद के भारतीय इतिहास की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है, बड़ा फेमस है, मैनेजर पांडे जी ने कहा। जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। कौन कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से जाना जाता था, तो बाबा के नाम से नागार्जुन जाने जाते थे। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया, प्रगतिवाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बड़ी फेमस है व्यंग्यात्मक कविता किसकी, नागार्जुन की। नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई कविताएं किसकी हैं, नागार्जुन की हैं। एक बीते के बराबर, बहुत फेमस है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कविता युग की गंगा। केदार यानी अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूं यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। ये किसने कहा है, अमृत राय ने कहा। ये अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि, त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा, बच्चन सिंह ने। किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन किया गया, अजय खंडहर में। स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन अजय खंडहर में। उच्च कोटि का नैतिक बोध और उच्च कोटि का सौंदर्य बोध, कम से कम कृतिकार, यानी क्या कहा गया, उच्च कोटि का नैतिक बोध और उच्च कोटि का सौंदर्य बोध कम से कम कृतिकार में प्रायः साथ साथ चलते हैं। कृतिकार में प्रायः साथ साथ चलते हैं, किसने कहा, अज्ञे जी ने कहा है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी ने कहा। किस सप्तक की भूमिका में, द्वितीय सप्तक की भूमिका में कहा, द्वितीय सप्तक की भूमिका में कहा है ये बात। जब हम अपने से लड़ते हुए बाहरी स्थिति से भी लड़ने की कोशिश करते हैं तो और एक विशेष प्रकार की लंबी कविताएं पैदा होती हैं जो आधुनिक कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है, नामवर सिंह ने कहा। नागार्जुन की एक ही राजनीति है और वह है उनकी लोकाभिमुखता। वे उसी के साथ साथ अगल बगल चलने वाले कवि हैं। यह किसका कथन है, तो विजय बहादुर सिंह का है। मुक्तिबोध के सारे प्रयोग विषय वस्तु को लेकर हुए हैं। मुक्तिबोध के सारे प्रयोग विषय वस्तु को लेकर हुए हैं। यह कुछ उनकी सीमा भी है और एक भारी विशेषता भी है। ये किसने कहा, शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। प्रगतिवाद का कौन कवि कहानीकार उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, रांगे राघव। मेधावी किसका काव्य संकलन है, रांगे राघव का है। धरती का कवि किसे कहा गया, त्रिलोचन शास्त्री को। मैं उस जनपद का कवि हूं, किसको कहा गया, मैं उस जनपद का कवि हूं, रचनाकार कौन इसके, त्रिलोचन जी हैं। सानेट के लिए त्रिलोचन शास्त्री, हाइकू के लिए अज्ञे जी। दिगंत सानेट के रचनाकार कौन है, दिगंत त्रिलोचन की रचना है। गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की है। नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है न कविता के प्रसंग में, फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों, ये नामवर सिंह ने कहा है। बहुत फेमस है कथन, पूछा जा सकता है। अगला, मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है, केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है। एक ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए, रामविलास शर्मा। बड़े कवि नहीं बन पाए लेकिन आलोचक बन गए। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया, ने कौन गठित किया, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने। किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक कहा गया, पंत जी को। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी, त्रिलोचन शास्त्री की। खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। बड़ी फेमस पंक्ति है, किसका, खेत हमारे भूमि हमारी, नागार्जुन की है। नागार्जुन की बहुत फेमस पंक्ति है।
मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। प्रसिद्ध का पंक्ति किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये किसका है? तो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ शिवदान सिंह का लेख है। हिल्लोल नामक काव्य रचना के रचनाकार कौन? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन से कल बात हुई थी। एक इनकी रचना है मिट्टी की बारात। कैसी है? मिट्टी की बारात है। क्या सही है? संसार का दूसरा शोकगीत, संसार का सबसे बड़ा शोक गीत, यानी दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत मिट्टी की बारात है, बहुत फेमस है। सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह? त्रिलोचन का। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बांचे। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बांचे, किसने कहा है? नागार्जुन ने कहा है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन वही है जिन्होंने, जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनको क्या कहा था? एक भारतीय आत्मा कहा था। और माखनलाल, क्या नाम, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम इनका सर्वप्रथम काव्य प्रकाशित हुआ है। कुमकुम इनका पहला काव्य संग्रह है जो पहली बार प्रकाशित हुआ। ये तो बात हो गई आज छायावाद और प्रगतिवाद पर। प्रगतिवाद पर अभी कुछ और प्रश्न हैं जो आगे अगली वाली क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कल बातचीत करेंगे। कल शाम को संभवतः शायद जीएस की क्लास खत्म हो गई, शायद आज खत्म हो जाएगी, और कल जीएस की क्लास नहीं होगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 6 बजे से क्लास होती थी, तो जो 7 से क्लास होती थी अपने 7:30 के लिए, उसको थोड़ा और पहले कर लेंगे। 7:30 के स्थान पर 7 बजे से कर लेंगे। 7 बजे से 9:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटा हम लोग पढ़ेंगे। तो संभवतः कल आधुनिक काल खत्म होकर के हो सकता है कोई दूसरा काल भी शुरू हो जाए, या उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से कोई एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो यानी कि थोड़ा सा स्पीड रहेगी, लेकिन यही 3 दिन हैं आपके लिए। आपका आगे भविष्य कैसा होगा ये डिपेंड करेगा। यही 4-5 दिन जो आपके लिए बचे हैं, भाई आज 30 तारीख हो ही गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को तो पेपर होना, 5 को पढ़ाई नहीं करना है, 4 दिन आपके पास बचे हैं। आज संडे भी है, कई लोग कहीं ना कहीं अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका आज है। आज के बाद उनको संडे नहीं मिलेगा, तो आज संडे, और बीच में कोशिश करो 1-2 दिन छुट्टी कर लो, किसी न किसी बहाने से छुट्टी मारो। कभी कभी होता है कि झूठ बोलना भी अच्छा हो जाता है, तो झूठ बोलो किसी प्रकार से, बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये दिक्कत वो दिक्कत बता करके छुट्टी 1-2 दिन ले लो और अपना पढ़ाई कर लो उसमें। अब यही 4-5 दिन आपके लिए आगे आपका भविष्य अच्छा भी कर सकते हैं, और हो सकता है दोबारा तैयारी के लिए भी तैयारी करा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये 4-5 दिन अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आगे आने वाला समय आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में, भाई जैसे आज भी पेपर में आया 23,000 भर्ती और आने वाली है, लेकिन 23,000 आएगी कब और होगी कब ये पता नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरकारें कैसी होंगी, कब होंगी, पता नहीं है। ठीक है, तो अभी जो आपके सामने है उसमें आपको नौकरी मिल जाए, ये सबसे अच्छा है। दूसरी चीज, एलटी का पेपर प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा है। बाय द वे, अगर ये पेपर आपका गड़बड़ होता है तो बहुत परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका टीजीटी आगे लगा हुआ है, उसमें आप सुधार कर लोगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि यही एलटी ग्रेड कम से कम प्रारंभिक परीक्षा तो खूब अच्छे नंबरों से पास हो, तो एक आगे जो परीक्षा आपकी लगी कोई भी आएगी, चाहे जेएससी प्रवक्ता की होगी, टीजीटी होगी, पीजीटी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, जो भी होगी, वहां पर आपको एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलेगा जब कोई परीक्षा पास करोगे। तो जब परीक्षा पास कर लोगे यानी कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, केवल अब रिवीजन ही करना है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। कोई प्रश्न हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।